आज का जो हमारा A2 के अंदर सेक्शन नंबर 4 है, और वैसे सिलेबस वाइज देखा जाए ए लेवल्स के सिलेबस के हिसाब से देखा जाए AS A2 के हिसाब से ये 16th सेक्शन हमारा बनता है। ठीक है, A2 का सेक्शन नंबर 4 है, इट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर का। सेक्शन का नाम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ठीक है, इसमें हमारे 2 चैप्टर्स हैं, पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम सेम AS में चल रहा है। ठीक है, इसमें एडवांस बातें हैं, एडवांस थ्योरी है। पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। और सेकंड चैप्टर कौन सा था AS में? इसका contrary to that, language translators। ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। ठीक है, या ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर्स हैं इनफैक्ट। ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, ये चैप्टर्स हम ये AS में भी यही पढ़ रहे हैं हम, और A2 में भी हमारे पास सेम चैप्टर्स है, बट डिटेल थोड़ी सी डिफरेंट है इनकी। ठीक है, जब हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 1 की, व्हेन आई टॉक अबाउट, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 1। लेट्स टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 1, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे पहले, चूंकि पढ़ना तो हम लोगों ने वही पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, तो सबसे पहले मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताऊंगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा सॉफ्टवेयर है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है विच रन्स इन द बैकग्राउंड ऑफ द कंप्यूटर। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है विच रन्स इन द बैकग्राउंड ऑफ द कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स एन environment on which other softwares can run. It hides the complexities from the user. ठीक है, A software, ये कैसा सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज अ सॉफ्टवेयर that runs in the background of computer, hides complexities from user, ठीक है, provides a platform या environment on which other softwares can run. ठीक है, and also manages computer resources. ठीक है, and also manages computer resources. ठीक है, अच्छा, वैसे जनरली बात की जाए तो हम अक्सर औकात कहते हैं जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनकी 2 मिसालें होती हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से आते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है, और क्या आता है? डिवाइस
ड्राइवर्स आते हैं इसके अंदर, ठीक है, डिवाइस ड्राइवर्स आते हैं इसके अंदर, ठीक है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट इज द वन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये मेमोरी भी मैनेज करता है, ठीक है, और यूजर के साथ कम्युनिकेट भी करवा रहा होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर, man performs multiple tasks such as memory management, process management, interrupt handling, human computer interface, etc. ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस में दो आती हैं, एक आती है ग्राफिक यूजर इंटरफेस, दूसरी आती है कमांड लाइन इंटरफेस। ग्राफिक यूजर इंटरफेस जिसमें आपके कंप्यूटर के ऊपर वो आइकन्स बने हुए होते हैं जिसके ऊपर आप डबल क्लिक करते हैं और ये क्लिक ऑपरेशंस यूजिंग माउस, ठीक है। कमांड लाइन इंटरफेस में क्या होता है, आप यू राइट कमांड्स ऑन द कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। आपको कोई भी काम परफॉर्म करना होता है ना, इवन फोल्डर्स भी ओपन करने होते हैं या कोई सेटिंग्स चेंज करनी होती हैं, ठीक है, तो आप फोल्डर के अंदर के फोल्डर के अंदर के फोल्डर के अंदर के फोल्डर पे नहीं जाते हैं, आप सिर्फ क्या करते हैं, एक उस फोल्डर की पाथ्स और जो ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है ना उसके बारे में कमांड लिखते हैं। तो इसका मतलब है इसमें कमांड्स की जो नॉलेज है ना वो बहुत ज़रूरी है। इसमें तो आपकी आंखें देखती हैं और उसके हिसाब से आइकन्स को क्लिक करती है, ओपन करती है या क्लोज करती हैं, ऐसा ही है कि नहीं। यहाँ पे ये तो आम यूज़र के लिए है, ठीक है, जिसको कंप्यूटर की ज़्यादा कमांड्स के बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो जिस तरह छोटा सा बच्चा 2 साल का बच्चा आइकन्स देख के तो वो क्लिक करता है, इंट्रैक्शन है ना बच्चे की। जैसे मिसाल के तौर पे आपका बच्चा YouTube की वीडियो देख रहा है और ऐड आ जाता है सामने एकदम से, तो वो इंतज़ार करता है स्किप ऐड के बटन पे बटन प्रेस करने के लिए। तो जैसे ही वो स्किप ऐड दिखेगा उसको, वो उस पर क्या कर लेगा, क्लिक कर लेगा। अब उसी चीज़ को अगर कमांड के हिसाब से किया जाता तो वो बच्चा कभी भी ना कर सकता। समझ आ रही है। तो ये कौन हमेशा करता है, डेवलपर्स करते हैं, क्योंकि डेवलपर्स को जब भी मशीन के साथ या सेटिंग्स में कोई रद्दोबदल, और इसमें ऑप्शन ज़्यादा होती हैं, तो सोचें इसमें आपके पास कितनी ज़्यादा सारी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। आप देख के जो भी टास्क आप परफॉर्म करते हैं वो सामने दिख रहा होता है आपको। तो इसमें उस ग्राफिक यूजर से भी ज़्यादा कमांड लाइन इंटरफेस में आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलती हैं सेटिंग्स या कोई भी काम आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो मतलब एक बहुत बड़ी दुनिया है जो हमसे छुपी हुई है, ठीक है। इसकी टेक्निकलिटीज़ क्या होती है, कमांड्स याद होनी चाहिए आपको, नहीं होती, इसलिए लोगों के एक कमांड्स जितनी भी है वो बड़ी वो होती है सिंटैक्स सेंसिटिव, ठीक है। उसमें कोमा या डॉट भी आगे पीछे होता है ना तो वो फिर रन नहीं होती। तो उसके लिए अब लेकिन बात यही वाली है ना कि जिसका काम है ना इसके साथ उसको कमांड्स याद होती है, वो सिंटैक्स में गलती नहीं करता, क्योंकि एक ही कमांड हर दफ़ा वही लिखनी होती है तो वो याद ही हो जाती है एक तरह से। तो मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, तो जैसे डॉक्टर्स होते हैं इतनी मुश्किल दवाइयों के नाम याद रखते हैं, डिफरेंट टेस्ट होते हैं, हर एक टेस्ट का उनको पता होता है कि फ़लाना टेस्ट कराएंगे तो वो किस काम आएगा, फ़लाना टेस्ट कराएंगे किस काम आएगा, ठीक है। तो हमें नहीं याद होता है वो, लेकिन जब हमारी प्रैक्टिस होगी उस चीज़ की, सुबह दोपहर शाम वाला काम करेंगे तो मे भी एक हफ्ते बाद हमें भी क्या हो जाए, याद हो जाएंगे वो नाम, ठीक है। जिस तरह अल्लाह ना करे कभी किसी के घर में कोई इस तरह से बीमार हो, बट जिनके घरों में कोई बंदा बीमार होता है, जिनका फ्रीक्वेंट हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे होते हैं, तो तकरीबन समझें कि उनको भी काफ़ी चीज़ों के बारे में नॉलेज हो ही जाती है। शुरू में नहीं होती, लेकिन
हो ही जाती है उनको नॉलेज, दवाइयों के नाम, टेस्ट और आगे पीछे वैल्यूज हो जाता है ना इस तरह से, ठीक है। तो ये बस फेमिलियरिटी के साथ है। तो यूज़र जो कमांड लाइन इंटरफेस है वो डेवलपर्स के साथ ज़्यादा इंटीग्रेटेड होती है, वो याद रखते हैं क्योंकि उनका काम है, ये पब्लिक के साथ होती है, सही है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन से आते हैं, वही जो आप जिस तरह कोई गेमिंग करते हैं, कोई मल्टीमीडिया एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग होगी, ठीक है, एडोब फोटोशॉप हो गया एक्सेट्रा, ठीक है। या आपने कोई मल्टीमीडिया प्लेयर डाउनलोड कर लिया है, वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया है, टेक्स्ट एडिटर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाउनलोड कर लिया एक्सेट्रा, ये सारे एप्लीकेशन ऐप्स जिसको अपनी मोबाइल में ऐप्स बोलते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो यूज़र की नीड के मुताबिक आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल किए जाते हैं। वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है। वो डेटा को आपका वो क्या करता है, कंप्रेस करता है, कंप्रेस करके सेव करता है। जब बात की जाती है ना ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे मौजूद होता है कंप्यूटर में ना, दो तरह की मेमोरीज है, एक सेकेंडरी और एक प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी में दो टाइप्स है, रोम, ठीक है। रोम में वो वाले प्रोग्राम्स होते हैं जिन प्रोग्राम्स को पता है कि हार्ड डिस्क ड्राइव या बैकिंग स्टोर में से, यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव में से ऑपरेटिंग सिस्टम का वो कौन सा हिस्सा है जिसको उठा के तो मेन मेमोरी में लाना, यानी कि प्राइमरी मेमोरी में लाना, यानी कि रैम में उठा के लोड करवाना है, जिससे कंप्यूटर क्या होगा, प्रोसेसर और रैम आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे और कंप्यूटर लाइट अप हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, पावर अप हो जाएगा, ठीक है, ऑपरेट करना शुरू कर देगा। वो कौन से प्रोग्राम्स हैं, वो प्रोग्राम्स पड़े होते हैं आपके हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो वो जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, जो रोम से उठाए जाते हैं, रोम के अंदर जो प्रोग्राम सेव होता है, जो उठाता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का वो हिस्सा विच इज़ ओनली नेसेसरी फॉर पावरिंग ऑन द कंप्यूटर, उसको बूटस्ट्रैप प्रोग्राम्स कहा जाता है या बूटस्ट्रैप भी कहा जाता है, ठीक है। बूटस्ट्रैप प्रोग्राम कहा जाता है उसको, ठीक है। ये बात समझ आ रही है कि नहीं, सबको समझ आ गई ना। ये कंप्यूटर के जो मेन 3 काम है ना, जो कंप्यूटर के मेन 3 काम है, वो कौन कौन से वाले 3 जो हार्डवेयर है जिसको हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं, एक है उसका प्रोसेसर, ठीक है, एक है उसकी प्राइमरी मेमोरी जिसको ज़्यादातर हम रैम के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, और तीसरी है हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज। इन तीनों का आपस में मैनेज होना ये ऑपरेटिंग सिस्टम करवा रहा होता है, इन तीनों चीज़ों को आपस में मैनेज, ठीक है। तीनों के पास क्या क्या चीज़ें, कितनी कितनी अवेलेबिलिटी किस किस सॉफ्टवेयर को देनी है, तो हर सॉफ्टवेयर को जितनी अवेलेबिलिटी दी जा रही होती है ना, तो हर एक को एक रिसोर्स कहा जाता है। तो जो मेन मेमोरी पूरी की पूरी एक सॉफ्टवेयर को नहीं दी जाएगी, थोड़ा सा पार्ट ऑफ द मेन मेमोरी विल बी गिवन टू वन सॉफ्टवेयर, a little more part of the main memory will be given to another software। so हर एक सॉफ्टवेयर या हर एक वो जो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर है जिसको मेन मेमोरी की जरूरत है ना, उसको हम बोलेंगे वो रिसोर्स है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो रिसोर्स मैनेज भी कर रहा होता है। समझ आ रही बात है कि नहीं, रिसोर्स भी मैनेज करता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जब हम आते हैं ना, ऑपरेटिंग सिस्टम हमने डिस्कस कर लिया। ऑपरेटिंग जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के जो बेसिक ऑपरेशंस हैं उनको फुलफिल करता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, यूजर की नीड्स को फुलफिल कर रहे होते हैं, सही है। ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं ये क्या करते हैं, बेसिक नीड्स ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है, ये क्या करते हैं, फिल्स द बेसिक operations of PC, और ये क्या करते हैं, fulfill the needs और interests of the user, ठीक है। अब जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ, देयर आर लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैं सिर्फ चंद एक के बारे में फिलहाल डिस्कस करूंगा विच आर नेसेसरी अकॉर्डिंग टू द कोर्स, ठीक है। एक है जी हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज, हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द हार्डवेयर,
हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अब हार्डवेयर देखें, जैसे हम इंसान है ना, हमारे अंदर जो एक चीज़ है जो दिखती नहीं है वो है रूह, ठीक है, और जो चीज़ दिखती है वो है हमारी बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है। कुछ छुपे हुए हैं और कुछ आपके बॉडी के इनसाइड हैं, तो वो सारे ऑर्गन्स हैं। तो जितने ऑर्गन्स, अब इवन काट के देखा भी जा सकता है, हर ऑर्गन का ऑपरेशन भी पता है, बट स्टिल दीज ऑर्गन्स आर सिंक्रोनाइज्ड इन सच अ वे दैट दे आर ऑपरेटिंग व्हेनेवर वी आर अलाइव, दे आर ऑपरेटिंग इन वन वे और द अदर। एक चीज जब इसमें से निकलती है, या कोई ऑर्गन ऐसे हैं जो खराब हो जाए तो वो चीज उसमें से निकल जाती है, उसको रूह बोलते हैं, स्पिरिट जिसको आप कहते हैं, वो बीच में से निकल आती है। तो वो स्पिरिट और जो हमारा हार्डवेयर है, उनकी आपस की कम्युनिकेशन एक बड़ी, एक कह लें कि कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। जैसे एक है ना, मैथ्स में आप लोग पढ़ते हैं रियल नंबर्स, जिसको आप सोच सकते हैं, जो रियल दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो रियल दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते, बट दे डू एग्जिस्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर्स मैथ्स में स्टार्ट किया आप लोगों ने? नहीं किया ना। अब जब पढ़ेंगे तो उसकी पूरी दुनिया है, वो मैथ्स है, वो रियल नंबर से भी बड़ी मैथ्स है उसकी। वो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स का आ जाना, उसकी रियल मैथमेटिक्स से भी ज्यादा डिटेल्ड मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मोर देन 80% इज रिवॉल्विंग अराउंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। 20% फिजिकल वर्ल्ड है, 80% और अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको नहीं देखा जा सका, जिसको नहीं समझा जा सका, जिसको साइंस ने अभी उस तरह से प्रूव नहीं किया, वो स्टिल कॉम्प्लेक्स दुनिया में जो रियल वर्ल्ड में थी वो हो चुकी है सारी, ये अभी भी खैर हो रही हैं। बट कहने का मतलब है कि कॉम्प्लेक्सिटी इटसेल्फ इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स, ठीक है। तो हम जिस चीज को देख रहे होते हैं ना, वो रियल वर्ल्ड है जो हमें आंखों से दिखती है। जिस तरह अब मैं वैसे मिसाल ले रहा हूँ, जिन्नात को नहीं देख सकते हैं तो वो हमारी रियल वर्ल्ड का हिस्सा उस तरह से नहीं, बट दे डू एग्जिस्ट, ठीक है। इसी तरह से कम्युनिकेशन सिग्नल है। सिग्नल मुझे मेरी आंख से नहीं दिख सकता, मैं देखना कुछ लोग कहते हैं कि जी अल्लाह नजर नहीं आता और इस तरह की अजीब अजीब बातें करते हैं, तो हाउ कैन दे सी दो सिग्नल्स? नहीं देख सकते ना सिग्नल। तो इसका मतलब है कि सिग्नल्स को देखने के लिए हमने इसी दुनिया के अंदर ही सिग्नल्स बनाए और इसी दुनिया के अंदर के गैजेट्स हमने बनाए जो उनकी फ्रीक्वेंसीज को अंडरस्टैंड करते हैं। हो सकता है अभी जो फ्रीक्वेंसी जो आपके लिए इन्फिनिटी है, जैसे मैं अक्सर कहता होता हूँ, वो हर किसी के लिए इन्फिनिटी नहीं होगा। एक चूंटी की जो इन्फिनिटी है वो आपके लिए इन्फिनिटी नहीं है, आपकी ताकत उससे क्या है, ज्यादा है। ऐसा ही है कि नहीं समझ आ रही मेरी बात? तो हर एक जो कह लें कि लिमिट है ना, वो डिफरेंट है। तो जो हमारी लिमिट्स के बाहर जो चीज़ है ना, हमारे लिए वो चीज़ क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। हमारे लिए वो चीज़ क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। तो अल्लाह ताला जो इस जैसे कंप्यूटर है, क्रिएटर है, उसको पता है इस कंप्यूटर की लिमिट, जो मर्जी कर लो ये उधर आगे क्या कर जाएगा, ये रुक जाएगा। उसके बाद इसकी ताकत ही नहीं है चीज़ को सॉल्व करने की, उसके लिए कोई नया कंप्यूटर आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो दुनिया में जितनी भी इस तरह के वेरिएबल्स है, आप उन सबको एलिमेंट्स को जोड़ के कोई ऐसी बहुत बम्बास्टिक चीज़ बना भी लेना, उसके अंदर भी इतनी ताकत नहीं है कि वो उस ज़ात को अंडरस्टैंड कर सके, क्योंकि उस ज़ात ने ही ये बनाई है। तो उसको पता है कि ये मैंने जो पजल्स इधर उधर किए हुए हैं, उन पजल्स को दुनिया वाले लोग क्या कर रहे हैं, बस सेट करते हैं और एक नई चीज़ इन्वेंट कर लेते हैं, उससे अपनी ज़िंदगी में या अपनी उसके अंदर कोई न्यू इनोवेशंस लेके आते हैं या अपनी ज़िंदगी को बेहतर करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या ख्याल है? और जिसकी बेस के ऊपर आपस में दुनिया के रहने वालों का कंपटीशन होता है और एक निज़ाम चल रहा है। बेशक वो निज़ाम मुसलमान आगे बढ़ रहे हैं, उसमें क्रिश्चियन ईसाई बढ़ रहे आगे, या ज्यूज़ यहूदी आगे बढ़ रहे हैं, या हिंदू आगे बढ़ रहे हैं, वो सिर्फ इस फिनोमेना को फॉलो कर रहे हैं, मज़हब को नहीं। ये मज़हब के साथ एसोसिएटेड नहीं है ये बात, उन पजल्स को मिक्स करने के साथ है। तो जो जितनी मेहनत कर रहे हैं वो वाले लोग आगे आगे निकलते जा रहे हैं, ठीक है। सो हम जब इसकी बात करते हैं ना, हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ हार्डवेयर, तो इसका मतलब है कि एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ठीक है, जो किसके साथ इंटरेक्ट कर रही है, हार्डवेयर से कर रही है, और वो बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही है। और हर चीज की जो बुनियाद है ना, जहां से ये इवॉल्व हुई है, इट इज जस्ट फ्रॉम द फ्लो ऑफ करंट। किसी जगह करंट फ्लो करेगा तो उसको 1 कहेंगे, नहीं करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे जी, 0 हो गया। समझ रहे हैं बात की नहीं? कहानी सारी वहां से शुरू हुई, और अब एक बटन दबाते हैं तो एटम बम रिलीज हो जाता है। टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड जितनी भी है वो सारी की सारी रिवॉल्व कर रही है किसके अराउंड, ये कंप्यूटर सिस्टम के अराउंड रिवॉल्व करिए। और कंप्यूटर सिस्टम में एक होता है हार्डवेयर और एक होता है उसका सॉफ्टवेयर, और उन दोनों की आपस में इंटरेक्शन है। सो डोंट यू थिंक इट विल बी अ वेरी पूरी जो वर्चुअल वर्ल्ड, ये जो आपकी टेक्नोलॉजी की जो वर्ल्ड है, इस पूरी टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करता है। तो एक सर्टेन लेवल पे जाके मैं बढ़ाऊंगा कि कैसे ये हार्डवेयर के साथ एसोसिएट होता है, ठीक है।
फिर है इसका इंटरप्ट हैंडलिंग, इंटरप्ट हैंडलिंग, शेयरिंग ऑफ आईओ, sharing of input output between many programs using CPU, main memory management, process मैनेजमेंट। ठीक है, दीज आर सर्टेन टास्क्स। ठीक है, ये है कुछ टास्क्स जो हम लोगों ने यहां पे करने हैं। और इसके साथ ही एक और भी लिखवा देता हूं, एक और भी है इसमें, रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट, इस रिसोर्स मैनेजमेंट में एक चीज पढ़ाऊंगा, स्केड्यूलिंग ऑफ टास्क्स। अब स्केड्यूलिंग ऑफ टास्क्स ये एल्गोरिथम्स होंगे इसके। रिसोर्स जब मैनेज करवाएंगे ना, यानी कि एक वक्त में बहुत ज्यादा सारे रिसोर्सेज जब किसी एक हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट को चाहेंगे, जैसे सीपीयू को रिक्वायर कर रहे होंगे 2 या 2 से ज्यादा, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट आएगा ना कि किस वाले रिसोर्स को सीपीयू अलॉट किया जाए। ये बात याद रखिए, सीपीयू इटसेल्फ एक यूनिट नहीं है। सीपीयू एक एज अ होल कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी डिफरेंट गैजेट्स, हार्डवेयर, जिसमें कंट्रोल यूनिट, जिसमें बसेस, जिसमें रजिस्टर्स, जिसमें कैश मेमोरी, जिसमें एएलयू, जिसमें सिस्टम क्लॉक, टाइमिंग सिग्नल्स जहां से निकलते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें उसके अंदर, इस पूरे ब्लॉक को एज अ होल प्रोसेसर आप लोग कहते हैं। तो जब कभी मल्टीपल रिसोर्सेज या सॉफ्टवेयर या कोई भी आईओ कंपोनेंट जब सीपीयू की चाहत कर रहा होता है एक ही वक्त के अंदर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उन हर एक जो कंप्यूटर सीपीयू चाहता है उसको रिसोर्स बोलेंगे, और हर एक रिसोर्स को मैनेज करेगा। किस तरह से? स्केड्यूलिंग करेगा टास्क्स की, एक टास्क की स्केड्यूलिंग भी करेगा और उनको प्रायोरिटाइज भी करेगा उसके हिसाब से। स्केड्यूलिंग ऑफ टास्क्स एंड ऑल्सो प्रायोरिटाइजिंग द टास्क्स। ठीक है, और इसके साथ ही प्रायोरिटाइजिंग द, ये 2 काम वो करेगा। ठीक है, देखिए मेरी बात सुने, अगर आपको ए लेवल्स में आपको ए ग्रेड चाहिए, ए स्टार ग्रेड चाहिए, तो आपको अपने आर्ग्यूमेंट में टेक्निकल अल्फाज की शमूलियत लाजमी करनी है। आप ओ लेवल्स वाले अल्फाज का चुनाव नहीं कर सकते। तो जो मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ जैसे प्रोसेस, रिसोर्स, आईओ कंपोनेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, समझ रहे हैं बात? ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसलिए मैं जब लेक्चर पढ़ा भी रहा होता हूँ तो मैं इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, सो दैट आपकी लाइफ में या आपकी रूटीन में भी ये अल्फाज शामिल हो जाएं। तो जब आप आंसर देंगे तो बिहेव लाइक ए 2 लेवल स्टूडेंट। आपके आंसर का आर्ग्यूमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आप सिर्फ जो समझी हुई बात है तो समझी हुई बात आप आगे करें। नो, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, एंड यू नो दैट मार्क्स नहीं मिलते, ए लेवल्स में मार्क्स नहीं मिलते जब तक आप पूरी तरह से अपनी बात आगे कन्वे ना कर दें। क्लियर हो रही है मेरी बात के नहीं? ओके, सो जब हम बात करते हैं ना इसकी स्केड्यूलिंग ऑफ द टास्क, मैंने आपको बताया, इसके बाद मैं डिटेल सारे को पढ़ाऊंगा भी, बड़ा जबरदस्त, और मतलब ये जबरदस्त सुने भी। एक मिनट प्लीज कॉन्सेंट्रेट करें यार। ये जो पूरा चैप्टर है, जिस तरह पिछला वाला कार्नोफ में हमारा लॉजिक गेट्स वाला, वो एक बड़ा अच्छा चैप्टर था, इंटरैक्टिव चैप्टर था। ये प्रोसेसर की थ्योरी के हिसाब से मुझे बड़ा पसंद है। ये उसकी थ्योरी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये कह लें कि एड्रेस करता है। ठीक है, मोर डिटेल्ड यूँ समझ लें कि जो 2 चैप्टर्स हैं जो थोड़े लाइवली चैप्टर्स हैं, वो एक ऑपरेटिंग, उससे पुराने वाला जो चैप्टर था, ठीक है, जिसमें हमने लॉजिक गेट्स वगैरह, कार्नोफ मैप्स और मेमोरी प्रैक्टिकली देखा कि हाउ थिंग्स आर डेवलप्ड
कंप्यूटर कैसे ALU कैसे बनाता है वो हमने फ्लिप फ्लॉप्स के जरिए देखा। फिर हमने उसी के साथ हमने दूसरी एक चीज़ देखी कि वो हाफ एडर फुल एडर्स वाले, और वो मेमोरी बनाना फ्लिप फ्लॉप मेमोरी के लिए और हाफ एडर फुल एडर फॉर ALU के लिए किस तरह से बनता है, कैसे सिस्टम क्लॉक जोन से है टाइमिंग सिग्नल्स प्रोड्यूस करता है, कैसे सिंक्रोनाइजेशन होती है, कैसे बूलियन सर्किट्स कैसे सिंप्लीफाई होते हैं। जैसे आज मैं एक वीडियो देख रहा था तो इसमें स्टार्टिंग में मोटरोला ने जो फ़ोन बनाए थे दे वर वेरी हैवी फोन्स, और उनकी जो कीमत थी आज के हिसाब से वो अप्रॉक्सीमेटली $11,000 का एक फ़ोन बनता था उनका, ठीक है। जो उस ज़माने में बैक इन 1970s और 1980s के अंदर 70s और 80s में जो फ़ोन आए थे, सैटेलाइट फ़ोन आए थे, वो $3100 के थे उस ज़माने में। तो आजकल के दौर के मुताबिक देखा जाए तो वो $11,000 बनते हैं उसके। तो लोग इस्तेमाल करते थे, वो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन इस्तेमाल करते थे सिर्फ कम्युनिकेट करने के। 10 घंटे लगते थे उसको चार्ज करते हुए, और सिर्फ आपको 30 मिनट्स की कम्युनिकेशन अलाउ करता था, ठीक है। ओवर टाइम जब मोटरोला ने देखा ना कि बहुत ज़्यादा सेल भी हो रहे हैं, तो उन्होंने कस्टमर यूज़ के लिए बनाना शुरू कर दिया, और करते 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 जब न्यू डिज़ाइन आए, फिर जो $3200 का था फिर वो $3000 पे आया, छोटे साइज़ आने लग गए, करते 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 चीज़ फिर आज आपको पता है कि वो बहुत एडवांस उसमें जा रही है। और अब न्यू टेक्नोलॉजी जो है ना 6G जनरेशन कम्युनिकेशन की तरफ आ रहे हैं, जिसमें कि स्पीड भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और उसके साथ जो गैजेट्स इस्तेमाल होंगे, जो स्मार्ट डिवाइसेस जो सपोर्ट कर रही हैं वो भी एक्सट्रीमली बहुत डिफरेंट डिज़ाइन की होंगी। सो यहाँ तक बात समझ आ रही है कि नहीं? अच्छा, तो हम जब बात करते हैं सबसे पहले सबसे ऊपर क्या होता है, इट इज़ यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस के बाद होते हैं आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के बाद होते हैं आपके साथ यूटिलिटी प्रोग्राम्स के बाद होते हैं आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल मोड। बताता हूं ये क्या है। और इसके बाद होता है आपका हार्डवेयर। ये है वो सारी हायरार्की, ये है वो सारी लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस इज लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां पे ना एक चीज जो आपके लिए फर्स्ट टाइम आपने ये चीज सुनी है, कर्नल मोड किसको बोलते हैं? ये वो मशीन कोड वर्जन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज इन फैक्ट इंटरेक्टिंग विद द हार्डवेयर। कर्नल मोड क्या चीज है? ये वो मशीन कोड वर्जन है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो आपके हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। आपको पता है कि हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन के लिए जस्ट 1s and 0s चाहिए होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ एक सॉफ्टवेयर है, उसकी भी 1s and 0s की शक्ल है, उसकी 1s and 0s की शक्ल को कर्नल मोड कहा जाता है, ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे? इट इज द बाइनरी या मशीन कोड इंप्लीमेंटेशन of operating system that deals with the hardware ठीक है। तो जब कर्नल मोड की बात की जाए तो कर्नल मोड के जो मेन क्या कह लें 4 ऑफ द टास्क्स हैं। एक है मेमोरी मैनेजमेंट, दूसरा है स्केड्यूलिंग मैनेजमेंट, तीसरा है
डिवाइस मैनेजमेंट, फिर एक है फाइल मैनेजमेंट। और स्केड्यूलिंग के अंदर भी आगे फिर दो मैनेजमेंट्स आती हैं, हाई लेवल स्केड्यूलिंग और लो लेवल स्केड्यूलिंग। ठीक है, हाई लेवल स्केड्यूलिंग और लो लेवल स्केड्यूलिंग। अच्छा, और दूसरे अंदाज में देखा जाए तो ये अगर आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम के इनसाइड कौन है? कर्नल है। ठीक है, कर्नल के साथ कौन ऐड कर रहा होता है? एप्स इसके साथ ऐड कर रही होती है। एप्स के साथ कौन ऐड करता है? यूजर इंटरफेस ऐड कर रहा होता है। बात समझ आ रही है कि नहीं? और कर्नल मोड क्या करता है? हार्डवेयर मैनेजमेंट, सीपीयू मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, और मेमोरी को ये मैनेज कर होता है। क्लियर हुई मेरी बात? डायग्राम्स इंटरेक्टिव है कि नहीं?